अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती हेल्थ स्पेशल में आपको वेलकम कहती हूँ। आज का प्रोग्राम एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और ये नफ्सियात से रिलेटेड है, माइंड रिलेटेड है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मोस्टली इसको फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम समझा जाता है, लेकिन आज इस पे बहुत सारे हकायक जो हैं उनसे पर्दा हटाएँगे और बात करेंगे हम हिस्टेरिया के हवाले से। हिस्टेरिया का नाम आमतौर पे अब मेडिकली इसको हिस्टेरिया के नाम से नहीं जाना जाता। मोस्टली हम इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं या फिर ये होता है कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम डिसऑर्डर बोला जाता है इसको, क्योंकि इसका ताल्लुक ब्रेन के साथ है। और अगर आसान लफ्ज़ों में आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो ऐसा है कि ये ब्रेन और बॉडी का जो कनेक्शन है उसमें जब ख़राबी आती है तो देन ये प्रॉब्लम होती है और नफ्सियाती मसाइल जन्म लेते हैं। बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ प्रोग्राम की इब्तिदा करने से पहले आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन हर 5 में से 1 पर्सन नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला है और आज हम बात कर रहे हैं हिस्टेरिया के हवाले से। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं अपने पैनल का तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ाइज़ा तबस्सुम, जो माहिर नफ्सियात हैं और कॉम्पिटेंट हैं अपनी फ़ील्ड में, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर महविश शेख, जो कि होम्योपैथिक लेक्चरर भी हैं और अपनी फ़ील्ड में बहुत ही ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दे रही हैं। जी, तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं आपसे चाहूँगी कि बात की जाए। जी, डॉक्टर महविश, मैं चाहूँगी आप बताइए कि ये हिस्टीरिया क्या है? हिस्टीरिया एक ज़हनी और नफ्सियाती कैफ़ियत है। इसमें अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको यूज़ करें तो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ये जो मरीज़ होता है किसी भी एज का हो सकता है, इसमें जेंडर इफ़ेक्ट नहीं करता, इसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं और कोई बच्चा भी हो सकता है, ओल्ड एज के लोग भी इसमें आ सकते हैं। इस पेशेंट का माइंडसेट कुछ इस तरीके से हो जाता है कि अगर इससे न्यूरोलॉजिकल कोई इफेक्ट होता है, यानी कि इसको किसी किस्म का सदमा है, कोई खौफ व हिरास है, किसी किस्म का प्रेशर है, दबाव है इसके माइंड पर, तो जो फिजिकली अगर हम इसको देखते हैं एज अ मेंटली नॉर्मल बॉडी एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर इसको हिस्टेरिया का मर्ज लाहक हो चुका है और इसके साथ जो साइन ऑफ सिम्टम्स हैं वो फिर हिस्टेरिकल के हिसाब से आना शुरू हो जाते हैं। अब इसके पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा कि ये डर भी सकता है, खौफ का शिकार भी हो सकता है। जब इसको मेंटली इतनी चेंजेस नहीं आती हैं, लेकिन स्ट्रेस लेवल इसका बहुत ज्यादा हाई होता है कि जी, एकदम से ठीक हो शाउट गया। कर देगा। ठीक हो गया। डॉक्टर महविश, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने बताया कि हिस्टीरिया क्या होता है। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर फ़ाइज़ा आप इस पे दोबारा और रोशनी डालिए और वाज़िया बताएँ हमारे नाज़रीन को कि हिस्टीरिया जो है वो यानी उसमें कौन से ऐसे चेंजेस आते हैं, ज़हन की कैफ़ियत क्या हो जाती है कि जिससे मुख्तलिफ़ अलामात सामने आने लगती हैं? सबसे पहले अगर हम हिस्टेरिया की बात करें कि हिस्टेरिया एक्चुअली होता क्या है? इसमें बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन जो होता है वो बहुत डिफरेंस क्योंकि इसमें क्या होता है ये एक्चुअली ज़हनी बीमारी होती है और लोग इसको जिस्मानी बीमारी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इसमें हमें जो है फिजिकल साइन सिम्पटम्स आ रही होती हैं जिसकी वजह से कोई भी जो इंसान होता है वो जब किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसको वो जब रिपोर्ट्स करवाता है या कुछ ऐसी चीजें करवाता है अपने इसको चेक करवाने के लिए तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता जिसकी वजह से वो इस तरह बहुत सारे वहम का शिकार हो जाते हैं कि एक्चुअली मसला किधर है तो वो किसी फिजिकल डॉक्टर के पास जाते हैं इसमें आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो साइंस सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि आपकी जो फॉर एग्जाम्पल आपकी जो चाल है वो काफी ज्यादा सुस्त हो जाती है या आपसे बिल्कुल ही चला ही नहीं जाता या आप बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हो या आपको जो बजाहिर जो आप कोई चीज देख रहे हो वो आपको काफी धुंधली नजर आती है हुँ, या हुँ। इसमें अंधापन का भी शिकार होने के भी चांसेस होते हैं इसमें फालिज भी आपको हो सकता है या बहुत से लोगों को फालिज भी होता है इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसमें फिट्स बहुत ज्यादा होते हैं फिट्स बहुत ज्यादा होते हैं बेहोशी के भी एपिसोड्स आते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जो फिजिकल सिम्टम्स है वो आ रही होती है लेकिन यहाँ बात बेसिकली जो मकसद है हमारा करने का कि जो ज़हनी बीमारी से आने वाले हमारे जो जिस्मानी सिम्पटम्स हैं, उसकी वजह से लोगों को ये बहुत ज़्यादा
मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हुई है कि शायद ये एक जिस्मानी बीमारी है, लेकिन जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है, जो कि अब कन्वर्जन डिसऑर्डर के नाम से पहचाना जाता है, हिस्टेरिया। हिस्टेरिया एक इस पुराना नाम था, जब बहुत से लोगों को इतना नो हाउ नहीं था कि एक्चुअली में ये होता क्या है। अब इन लोगों ने कन्वर्जन डिसऑर्डर इसलिए रखा है क्योंकि ये आपकी ज़हनी बीमारी से आपकी जिस्मानी बीमारी में कन्वर्ट होता है, तो इस वजह से इसका नाम कन्वर्जन डिसऑर्डर रखा गया है, और जिसको हम हिस्टेरिया भी बोलते हैं। हिस्टेरिया एक चूंकि पुराना एक टर्म है जिसकी वजह से, लेकिन आजकल जो लोग हैं वो ज्यादा इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर के नाम से जानते जी, हैं। तो बेहतरीन हो इसमें गया, बहुत सारे बेहतरीन हो गया। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर फ़ायज़ा ने बताया कि ये जो बीमारी है, कैफ़ियत इसकी जिस्मानी टाइप की होती हैं, जिस्मानी अलामत सामने आती हैं, बट जिस्मानी कोई बीमारी अगर कही जाए फिज़िकली तो कोई वो वाज़िया नहीं होती, और अलामत कुछ इस किस्म की सामने आने लगती हैं कि लगता है कि इसको जिस्मानी बीमारी है, लेकिन उसको सीरियस भी नहीं लिया जाता। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताती चलूँ, जैसा कि उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि हिस्टेरिया की सबसे बड़ी वजह जज्बात को दबाना है। तो ये चीज़ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हिस्टेरिक कंडीशंस पैदा होती हैं और कन्वर्जन डिसऑर्डर हमारे सामने आता है। तो मैं चाहूँगी इस पे मज़ीद और बात करेंगे डॉक्टर फ़ायज़ा आपके साथ, और अभी डॉक्टर महविश आप मज़ीद इसको बताइए कि हिस्टेरिया का जो मरीज़ होता है उसमें कौन कौन सी अलामात सामने आती हैं कि जिससे हम देख के ये डायग्नोज कर सकते हैं कि ये हिस्टेरिया का पर्सन है। इसमें जो हम बात करेंगे कि जैसे आजकल जो हमारे माशरे में चल रहा है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, सास बहू की लड़ाई। अब इसके पेशेंट को हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि समझें कि एक नई नवेली दुल्हन जब घर में आती है तो माहौल को एडजस्ट कैसे करती है, उसको उसके एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता होता है। अब एक न्यू फैमिली से आना, उसमें एडजस्ट होना, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये बयान करूंगी कि इस पर्सन को जब यहाँ पे ये एडजस्ट नहीं कर पाती है, इसकी विशेष दब जाती हैं, वो अपनी विशेष को कंप्लीट नहीं कर पाती है, हर चीज पे अगर रोक टोक लगाई जाती है तो क्या होती है, ये एक सप्रेस्ड करना शुरू कर देती है, उसको जहनी टेंशन या डिप्रेशन का शिकार में चली जाती है। वहां से इसको स्टार्ट होता है हिस्टेरिया का मर्ज। अब अपनी विशेष इसकी जब दब जाएंगी तो ये एंजाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगी, सैडनेस भी होगी, और टॉक्सिसिटी ज्यादा होने की वजह से इसको ये मर्ज मुब्तला हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक बात डॉक्टर महविश, Yes, यहाँ ma'am. मैं चाहूंगी कि होम्योपैथिक के हवाले से, चूंकि आप लेक्चरर भी हैं, मैं चाहूंगी कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन का बताएं कि जैसे सुप्रेस हो जाती हैं जहाँ पर ये तमाम जो ख्वाहिशात हैं, जो सोचे हैं इंसान की, तो फिर वहां पर हमारी कौन सी Yes. होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है? मैम, हम पहले कोई भी पेशेंट, अगर लेडी सपोज हमारे पास आ रही है और वो तमाम अपने साइन ऑफ सिम्टम्स हमें देख रही है और हिस्टेरिया की पेशेंट आ रही है, तो सबसे पहले तो उसकी तमाम हिस्ट्री हमने लेनी है। फिर उसके बिहाफ पे उसके जो सिम्टम्स आ रहे होंगे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसकी अलामत कौन सी आ रही है, उसके बिहाफ पे ही हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि होम्योपैथी जो है साइन ऑफ सिम्टम्स पे चलती है और किसी भी पर्सन की हम स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं करते हैं। मैं होम्योपैथी के हवाले से जो यहाँ पे मेडिसिन रिकमेंड करूंगी, कैमोमाइला का मिजाज है तो वो अलग है, बेलाडोना के हिसाब से हम बात करते हैं तो उसका टेम्परामेंट अलग है। हम इग्नेशिया मारा का यूज करते हैं तो यहाँ पे बेहतरीन दवाई है। हम यहाँ पे पल्सर टीला का यूज भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द पेशेंट सिम्टम्स कि उसके साइन ऑफ सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, क्योंकि कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं कि वो अपने गम को, अपने खौफ को शेयरिंग कर लेती हैं अपने पार्टनर के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, लेकिन कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं कि वो वीपिंग करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि जो एक्सपोज ही नहीं कर पाती हैं। वो अंदर क्या होती है कि दबाव होता है, उन्हें स्ट्रेस लेवल उनका मेंटली डिसऑर्डर की तरफ ले जाती है। तो होम्योपैथी इसको बहुत अच्छे से हील करती है। मेरे पास काफी पेशेंट ऐसे आए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हील हुए और माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रहा। वेरी नाइस। और यहाँ पर थोड़ा सा एडिशन करती चलूँ कि जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कि हर सिम्टम की एक अलग मेडिसिन होती है, इंडिविजुअल बेसिस पे हमारी होम्योपैथी डील करती है तमाम किस्म के अमराज को, खा वो कोई मेंटल डिसऑर्डर हो या फिज़िकल हो, लेकिन हम उसको अलामात की बुनियाद पर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के तौर पर देखते हैं, इंडिविजुअल पर्सन के तौर पर डील करते हैं। तो उसमें जैसा कि अभी बात हुई कि सप्रेस हो जाना,
अब सप्रेस जब किसी के इमोशंस जो हैं वो सप्रेस हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, जिनमें चंद एक का जिक्र करना मैं चाहूँगी, जिसमें स्टाफी सैगेरिया हमारी मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन है, और इसके अलावा कोनियम हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस एज में और किस सर्कमस्टांसेस में रहते हुए जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है पेशेंट। और इसी तरह से आप मज़ीद जिस तरह से मैं सुनती हूँ, देखती हूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि हिस्टेरिया के पेशेंट्स में आवाज़ अचानक बंद हो जाती है, और अभी जैसे डॉक्टर फायजा ने बताया कि सीजर्स की कंडीशन भी होती है, झटके लगने शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर महविश, इस सिलसिले में हमारी कौन सी मेडिसिन है जो अगर पेशेंट इस किस्म की कंडीशन में आता है तो कोई टॉप ऑफ द लिस्ट रेमेडीज जो हमारे स्टूडेंट्स सुन रहे होते हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स सुन रहे होते हैं, उनको गाइड कर सकें? मैम, हिस्टीरिया के लिए अगर किसी पेशेंट को इस तरह के फिट्स आने लग जाएंगे, पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो बास्ट टाइम ऐसी कैफियत में आता है कि वो अपनी डिजीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो हम उसके अटेंडेंट से मालूमात करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब डिपेंड ऑन द कंडीशन के पेशेंट को फिट्स आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं या हिस्टीरिया अटैक्स आ रहे हैं, पहले तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना है। मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे आए जिनको फिट्स आया, वो आर्निका से भी ठीक हुए हैं। क्योंकि देखें, जब तक मेंटली डिसऑर्डर्स होंगे, अगर सर्कुलेशन ब्लड की रुकती है, स्ट्रेस लेवल उसका बहुत ज्यादा हाई होता है, तो स्टेफी सेग्रिया जो है वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। फिराफास इसकी बहुत अच्छी है, कालीफास इसकी बहुत अच्छी है। हम अपने मौलिद से जब कंसर्ट हो जाते हैं तो फिर उसकी पोटेंसी को हम इस तरीके से देखते हैं कि हमें हाई में देनी है, लो में देनी है। फिर हम वो सिचुएशन उस पेशेंट को, पेशेंट हमारे पास किस साइन ऑफ सिम्टम्स के बिहाफ पर आया है, फिर हम वैसे ही अपनी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लास्ट मैंने आपसे जो बात करी वो मैंने आपसे यही बात करी कि कोई भी मेडिसिन एक स्पेसिफिक नहीं करेंगे, हम पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए मेडिसिन देंगे। बहुत बेहतरीन। मुख्तलिफ किस्म के तरीका जो होम्योपैथिक में राइज है, उनमें हम मुख्तलिफ तरीका से डील करते हैं पेशेंट को। समटाइम कॉन्स्टिट्यूशनली देखते हैं, समटाइम पैथोलॉजिकली बेसिस पे देखते हैं कि कौन से सिम्टम जो मद्देनज़र रख रहे हैं उनको देखते हुए डील किया जाता है। समटाइम सिर्फ माइंड सिम्टम्स को देखा जाता है। बहुत सारे तरीका जाते हैं जिसके ज़रिए हम इनको डील करते हैं। और यहाँ ये बताती चलूँ, हम मेडिसिन का जिक्र करते हैं, लेकिन ये कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। अच्छा, मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर फायजा, आप इस प्रॉब्लम की जो वजूहात हैं, यानी कन्वर्जन डिसऑर्डर की जो वजूहात हैं, उसके हवाले से कुछ रोशनी डालिए। अगर हम इनके रीजंस की बात करें कि एक्चुअली होता कैसे क्यों है, सबसे पहले अगर आपके घर का एनवायरनमेंट काफी स्ट्रेसफुल है, आप बहुत देर से किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, या बचपन में कोई ऐसा सदमा ले लिया आपने बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आप जैसे जैसे बड़े होते हैं वो चीज ज्यादा आप पे हावी होना शुरू हो जाती है, वो ज्यादा आप उस चीज से निकल नहीं पाते। दूसरा रीजन ये हो गया, अगर तो आप किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वहां आपसे कोप अप नहीं हो रहा, उस चीज सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे, आप बहुत ज्यादा उस सिचुएशन को लेके आपने अपनी जिस्मानी हेल्थ को भी खराब कर लिया और फिजिकल हेल्थ को भी, तो उसकी वजह से फिर ये एक चीज सामने आती है, हिस्टेरिया में आप मुब्तला होना शुरू हो जाते हो। उसके बाद हम बात करें तो अगर आप किसी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, अगर वो किसी एजुकेशनल सिस्टम में काफी स्टक हो गए हुए हैं, उधर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या ये क्योंकि पहले ये होता था कि ये ज्यादा कंसीडर किया जाता फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स किसी भी चीज को बहुत ज्यादा इमोशनली जो वीक होती हैं, उनको बहुत ही इमोशनली उनके इमोशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो इस चीज में ज्यादा सफर कर रही होती हैं, तो फिर एक टैग लग गया था कि शायद वुमेन इस चीज में ज्यादा सफर कर रही होती हैं। तो अगर किसी भी चीज में आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, या आपसे वो कोप अप नहीं हो रहा, या आपको बचपन में कोई ऐसी चोट लगी है, या कोई ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, कोई हादसा पेश आया है, जिसकी वजह से वो जैसे जैसे आपके वो जख्म या वो जैसी जैसी चीजें देर पा रहती हैं, तो आप फिर हिस्टेरिया में और या कन्वर्जन डिसऑर्डर में वो एक डिसऑर्डर बनना शुरू हो जाता है। सही, बहुत बेहतरीन। और इन वजूहात के हवाले से आपने जिस तरह बात की, फीमेल्स के हवाले से डॉक्टर फायजा आपने हमें बताया, और ये तकरीबन यानी ख़वातीन जो हैं वो मर्दों से 3% ज़्यादा मुब्तला होती हैं इस किस्म के प्रॉब्लम्स में। ऑल्दो कि मर्दों में भी हिस्टेरिया देखा गया है और बच्चे भी समटाइम इसका शिकार होते हैं। मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा एज के ऊपर भी बताएं कि कौन सी एज में जो है ज़्यादा इसके होने के चांसेस होते हैं। अगर हम इसकी कोई एज नहीं होती, अगर तो आपकी फॉर एग्जांपल आप स्पेसिफिक एज की हम बात करें, तो जैसे जैसे आप
टीनेज में जाते हो या अडल्ट्स हो, अडल्ट्स में या टीनेज में ये चीज ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे आप बचपन में कोई ऐसी चीज फेस करें, जैसे मैंने बात बोली कि आप किसी हादसे का शिकार हो गए, तो उस टाइम आपको उस हादसे की इतनी समझ नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं उस हादसे के साथ आपको उसकी समझ आना शुरू हो जाती है, आपको फ्लैशबैक्स आते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ है, अब मैं इस चीज को ज्यादा फील कर रहा हूँ। या हम बचपन में किसी पर्सन को बुली करते हैं तो उसकी वजह से उसके माइंड में वो बातें रह जाती हैं कि मेरे पेरेंट्स ने फिलहाल टाइम मुझे दूसरों के सामने बुली किया, या कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो उधर से बुली हुआ है, वहां से ये चीज स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ अगर स्पेसिफिक बात करें तो ये टीनेजर्स को होता है और अडल्ट्स को ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ अगर हम आदमियों की बात करें तो वो इस चीज को ज्यादा इसलिए सीरियस नहीं लेते, ये उनमें भी पाया जाता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में यहाँ एक चीज बनी हुई है कि मर्द कभी रोता नहीं है दूसरों के सामने, या उसकी फीलिंग्स जो है वीक फीलिंग्स नहीं है, तो वो फिर इस चीज को किसी डॉक्टर के सामने या किसी थेरापिस्ट के सामने से इसको मैनिफेस्ट करने से डरते हैं, वो इसको खुद ही कम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फिर एक टैग लग गया कि शायद औरतों में ये चीज ज्यादा है। लेकिन अगर जेंडर की बात करें तो दोनों में ये चीज आती है, लेकिन औरतों में थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन मर्दों में भी ये चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि मर्दों में अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो उसको तौहीन समझा जाता है कि इसके बारे में जिक्र हो या पता चले इस किस्म के मामलात। अच्छा, एक चीज़ सोशल पंक्चुएशन भी होती है जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ये प्रॉब्लम्स होती हैं हिस्टेरिया की, जिस तरह अभी आपने बात की फीमेल्स को बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं इस किस्म की, इसके हवाले से भी थोड़ा सा आप बताएंगी? जब वो फीमेल्स कहीं सोसाइटी में या कहीं भी बाहर निकलती हैं तो उनको बहुत सी चीजें जो है फेस करना पड़ती हैं, या उनको उसमें ये भी बात आती है कि औरतों के ना पहले ये चीज समझी जाती थी कि औरतों में जब हिस्टेरिया है तो उनकी बॉडी की जो यूट्रस है वो उनकी पूरी बॉडी में घूमती है, जिसकी वजह से औरतों में ये काफी ज्यादा मसाइल आते हैं, और इस चीज को बड़ा एक नाजेबा भी समझा जाता था कि औरतें इस चीज में शर्म महसूस करती थी, जिसकी वजह से अभी जो जैसे जैसे वो स्टडी इस चीज को रिकॉग्नाइज करी और स्टडी ने इस चीज को बताया कि एक्चुअली में रीजन क्या है, जो कि वो सारी एक मिथ्स बने हुए थे उनको अब उन्होंने एक एक्चुअल नॉलेज में कन्वर्ट कर दिया है। और दूसरी बात, अगर हम सोसाइटी की बात करें तो जब कोई भी फीमेल है किसी सोसाइटी में निकलती है तो वो दूसरों को बहुत ज्यादा दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा फील कर रही होती है, दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही होती है। अगर वर्क प्लेस में भी है कोई वुमेन तो वो दूसरों के बिहेवियर को जज कर रही होती है, या बहुत सारे हेरेसमेंट केसेस आपके पास आते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक रीजन बनता है हिस्टेरिया में कि उनके वो एक फॉर एग्जाम्पल किसी इंसिडेंट का विक्टिम बन जाती है, उसकी वजह से औरतों में भी बहुत ज्यादा ये चीज आती है और वो ज्यादा इस चीज में मुब्तला पाई जाती हैं। और वो किसी भी थेरेपिस्ट के मैं अक्सर केसेस में डील करती हूँ, उसमें काफी ज्यादा फीमेल्स आपके पास आ रही होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने एक बात पहले की कि मर्दों को कि वो किसी के सामने रोएंगे तो वीक कहलाए जाएंगे, लेकिन औरतों का ये है कि वो किसी के सामने जब बात करती हैं तो वो अपने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही होती हैं, जो कि एक उनको वर्क प्लेस से भी आ रहा होता है, उनको एनवायरनमेंट से भी आ रहा होता है, घर से भी आ रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जहां वो काम कर रही हैं, यहाँ अपनी जिंदगी का कोई ना कोई रोल प्ले कर रही हैं। जी, ठीक हो गया। और मोस्टली ये सेंसिटिव टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ जो हैं वो इसका शिकार ज़्यादा होती हैं। मैं चाहूँगी कि इसी बात को हम बढ़ाते हुए डॉक्टर महविश इस हवाले से कुछ आप बताइए कि क्योंकि कहा जाता है कि शादी ना होने की वजह से भी जो है ये मामलात होते हैं, इसमें क्या हकीकत है? यस मैम, ये बात ट्रूली है कि अगर कोई भी हम नॉर्मल एज की बच्ची होती है, अगर ये वो प्यूबर्टी एज इसकी स्टार्ट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट होता है, हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, एक साइकिल स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। इसी तरीके से अल्लाह ताला का एक निजाम है कि एक बच्ची जो है नौजवानी की उम्र में जब कदम रखती है और आगे चल के उसको एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है या किसी किस्म का स्ट्रेस हो रहा है, उसको दबाव हो रहा है, खौफ का शिकार हो रही है, सबसे पहले तो मैं ये बात ये करूंगी कि हमारी आजकल का जो माशरा चल रहा है इसमें बच्चियों की तरबियत नहीं हो रही है। अच्छा डॉक्टर अगर हम महविश, मॉडर्नाइज देखते हैं डॉक्टर महविश बहुत खूबसूरत, डॉक्टर महविश बहुत अच्छा आप बता रही हैं, बेहतरीन। एक्चुअली हमारी ब्रेक का टाइम हो रहा है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर के हवाले से।
तो बात हो रही थी नाजरीन कि इसका ताल्लुक इस बात से है या नहीं कि शादी का ना होना जो है वो हिस्टेरिया का बायस हो सकता है। तो डॉक्टर महविश से हम बात कर रहे थे। जी डॉक्टर महविश। जी मैम, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही थी कि शादी पे इसका किस तरीके से इफेक्ट होता है, सबसे पहले तो मैं आपसे बात यही करूंगी कि जब हमारी कोई भी न्यू जैसे प्यूबर्टी एज किसी भी बच्ची की स्टार्ट होती है, एक शाइनेस आती है उसमें, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल चेंज, फिजिकली चेंज, मेंटली चेंज उसके आते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर हम कुछ प्रोफेशनली हैं या हम पढ़े लिखे हैं तो हमें अपने बच्चियों की तरबियत करनी चाहिए, उन्हें सब चीजों के बारे में मेंटली प्रिपेयर्ड करना चाहिए, हर बात की आगाही करनी चाहिए। लेकिन मैंने अपने माशरे में एक चीज देखी कि जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो बच्चियां अपनी मदर से इतनी क्लोज नहीं है, क्योंकि डिजिटल वर्किंग के थ्रू सब अपनी अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए, इतनी मसरूफियात हो गई है कि हमारी गैदरिंग्स ही कम होने लग गई हैं। इस वजह से क्या होता है कि बच्चियों को मालूमात नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब उसका इफेक्ट किस पर होता है? हार्मोन्स पे जाके इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसी बच्चियों की शादी की एज होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो डिस्कस ही नहीं कर पाती हैं। अगर इन बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे, बच्चियां घर में बैठी हुई है, तो ये भी एक कंडीशन है स्ट्रेस की, जहनी दबाव की, खौफ की। उस पे फिर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है हार्मोन्स पे। जब हार्मोन्स पे आके इफेक्ट होता है तो बच्चियां हिस्टीरिया की पेशेंट बन सकती हैं। अभी रिसेंटली कल मेरे पास एक पेशेंट आई, उनकी एज अबव हो चुकी थी और वो अलोन थी। उनकी कंडीशन, उनकी कैफियत ये थी कि उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी। वो अपना दुख, अपनी जो तकलीफात थी, वो किसी से शेयरिंग नहीं कर सकती थी। अब एनेमिकल कंडीशन भी उनको थी, लेकिन ये बात भी उन्होंने नहीं बताई। हम लोग अपनी पर्सनैलिटी को लेके इतना अलोन होते जा रहे हैं कि हम अपनी बात ही शेयर नहीं करते। होम्योपैथी की यह खूबी मैंने देखी, जो बहुत अच्छी बात है कि हर डॉक्टर को अपनी पैथी से सिंसियर होना चाहिए, हर इंसान को अपनी पर्सनैलिटी से सिंसियर होना चाहिए। जब हम सिंसियर हो जाते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है। उनकी बात जब मैंने सुनी इत्मीनान से कि उनकी ओवरऑल लाइफ में क्या हुआ, क्या उनके साथ हैपनिंग हुई, वो इतना जैसे रिलैक्स होके गई मेरे पास से कि उन्होंने कहा 50% तो डिजीज मेरी यहीं पर रिजॉल्व हो चुकी है। फिर मैंने कहा कि आप कंटिन्यू करिएगा, मैं आपकी काउंसलिंग करती रहूंगी। जब हम किसी की बात गौर फिक्र से सुनते हैं तो हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल नहीं होता। और हिस्टीरिया की लेके हम जब बात करते हैं तो हिस्टीरिया का पेशेंट भी ऐसा ही है। अगर हम इसकी हौसला अफजाई करेंगे, इसे इंकरेज करेंगे, तो फिर इस डिजीज से हम बच सकते हैं। जिन बच्चियों की लेट शादी हो रही है, वो हार्मोनल चेंजेस इतना अफेक्टेबल नहीं होगा। उन्हें सुनना चाहिए, उनसे दोस्ती करना चाहिए। ठीक हो गया। ये आपने और अगर कोई मेडिकल काउंसलिंग के हवाले से आपने बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट जो है वो इंडिकेट किया। वाकई ही सोशल मीडिया की वजह से, उसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंदी और बिल्कुल अपना ही मगन रहना वाला जो सिलसिला है ना, ये बहुत ही डिजास्टर्स होता जा रहा है। और इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरेक्शंस नहीं होती हैं, सोशल किस्म के प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर वाज़िया करती चलूँ कि जैसे कि डॉक्टर महविश ने कहा, डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है और इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और जैसा वो शादी के हवाले से बात की, तो डायरेक्टली हिस्टेरिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एसोसिएट ज़रूर कर सकता है। ये चीज़ जो है इसमें होती है। अच्छा, मज़ीद इस पे जो है मैं चाहूँगी कि डॉक्टर फ़ायज़ा इस हवाले से बात की है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसको डिजीज़ तो समझते ही नहीं है, बल्कि इस तरह से समझा जाता है कि जैसे किसी पे कोई साया हो गया या जिन्नात के असर में आ गया। तो क्या इसका, इस बीमारी का कोई ताल्लुक है जिन्नात से या कि ऐसा कुछ है? अगर हम इसकी बात करें, जैसे मैंने स्टार्ट पे बोला कि कोई भी पर्सन है अगर इस सिचुएशन में मुब्तला है तो उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या रिपोर्ट्स करवाते हैं या कोई भी एमआरआई करवाएं या सीटी स्कैन करवाएं, तो उनको कोई उसका आउटपुट मिलना चाहिए। क्योंकि आपको साइंस सिम्टम्स ही ऐसी आ रही होती है कि आपको लग रहा होता है या आपको कोई आपके ब्रेन का कोई मसला है या आपको कोई जिस्मानी मसला है, जिसकी वजह से आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो। जब आपको कोई उस तरह से आउटपुट नहीं मिलता, बिल्कुल रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं, तो आपके माइंड में फौरन से एक चीज आती है। हमारी सोसाइटी में ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, एज अ मुस्लिम ब्लैक मैजिक है।
लेकिन अगर हम हर चीज को ब्लैक मैजिक से एसोसिएट करना शुरू कर दें और मेडिकल को बिल्कुल ही भूल जाए, तो वहां ये चीज गलत होना शुरू हो जाती है। तो हमारे फौरन से माइंड में एक चीज आती है, अच्छा रिपोर्ट्स क्लियर आई है तो लगता है जरूर किसी ने कुछ कर दिया है या सही। ब्लैक मैजिक हो गया। किसी पीर बाबाओं के पास जाके दम करवाना शुरू कर देते हैं। मेरे पास अभी एक रिसेंटली एक केस आया था, वो बच्ची को थोड़ा इसी तरह का मसला था कि उनको उसको ज़हनी मसला था, लेकिन जो घर वाले थे उसको ये था इसको साया हो गया है। वो किसी पीर के पास या बाबाओं के पास उसको दम करवाते रहे। बच्ची बहुत ज्यादा रोती थी कि मुझे तो ये चीज नजर नहीं आती। हालांकि उसको एक स्ट्रेस की वजह से या डिप्रेशन की वजह से वो अकेले बातें करती थी या किसी से आइसोलेट हो गई हुई थी। तो लोग इसीलिए इसको ब्लैक मैजिक से रिलेट करना शुरू कर देते कि अगर रिपोर्ट्स भी क्लियर आई हैं, अगर जिस्मानी मसला है बहुत ज्यादा, तो फिर यकीनन किसी ने कुछ कर दिया है। तो हम इस चीज का तोड़ करवाने चले जाते हैं या इसको दम करवाएंगे या इस तरह, फिर लोगों की मेंटालिटी इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रक हो गई है और वो ये एक चलता आ रहा है बिल्कुल, इस और एक वजह से। खौफ की कंडीशन पैदा हो जाती है ना कि जिन्नात का असर है, कोई साया है, तो उसको तो डील करना या उसके साथ जो है वो इंटरेक्शन करना ही जो है वो बहुत ज्यादा ना हेजिटेट किया जा रहा होता है उसको कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर इसके साथ बातचीत की, तो वाकई कोई जिन्नात का असर है या जिन विन हो तो कोई मसला ही हो जाएगा। इस किस्म के मसले हो जाते हैं ना। तो इस हवाले एग्जैक्टली से मैं चाहूंगी कि फिर आप ये बताइए कि क्या ये फिर खतरनाक मर्ज है, क्योंकि इसके हवाले से फिर इस तरह भी सोचा जा सकता है ये काफी खतरनाक मर्ज है। अगर हम इसको बात करें तो अगर इसको खतरनाक इसलिए बनाया जाता है, ये ट्रीटेबल होता है। हम्म। इसको आप डिफरेंट डिफरेंट साइकोथेरेपी से आप ट्रीट कर सकते हैं, जो कि कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जो कि आप किसी भी कॉग्निशन को चेंज करते हैं। किसी भी पर्सन से वो किसी ट्रॉमा का शिकार है या उसकी लाइफ में कोई ऐसी स्ट्रेटजीज चल रही है जिसकी वजह से वो उस सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पा रहा, तो आप किसी डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज के थ्रू उनका ट्रीट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से। लेकिन अगर ये खतरनाक मर्ज तब बनता है जब आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दे या आप बिल्कुल मेडिकल को रिफ्यूज कर दे और जो ब्लैक मैजिक समझ के दूसरे रास्ते पे चलते रहे, तो वहां आपने मेडिकल को टोटली डिनाई कर दिया। तो वहां आपके लिए चीज बहुत ज्यादा खतरनाक होना शुरू हो जाएगी कि आप बिल्कुल इसका जो अर्ली ट्रीटमेंट होता है आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। जब आप अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं या किसी भी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, तो वहां खुद ब खुद ये चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो खतरनाक इसको समझा जाता है, लेकिन उसके भी कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये खतरनाक बन सकता है या ये खतरनाक है। और ये खतरनाक होता भी बहुत है अगर आप इसका ट्रीट ना करें। अगर आप सही। इसको ऐसे ही लेते चले, जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत सी ज़हनी बीमारी है जिनको बिल्कुल ही लाइट लिया जाता है कि ऐसे हो जाएगा, उसको जीन्स के साथ जोड़ दिया जाता है या इसके फादर भी ऐसे थे, मदर भी ऐसी थी, इसी वजह से ऐसा है, या बहुत सी चीजों के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं और एक्चुअल में चीजें इग्नोर हो जाती हैं। उसकी वजह से फिर ये बहुत ज्यादा खतरनाक बनना शुरू हो जाता है जब आप इसको टोटली इग्नोर कर देते हैं, इसको ट्रीट ना करें। बिल्कुल सही बात। और हमारे माशरे में इग्नोरेंस इतनी ज़्यादा है कि समटाइम जिस तरह झटके लगने शुरू हुए, इसी चीज़ को देखते हुए फौरी तौर पे जो है ना फैसला कर लिया जाता है कि दैट इज़ समथिंग ना बिल्कुल ही सबसे अलग चीज़ है, ये कुछ और है, ये बीमारी नहीं है। जबकि ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें ऐसा होता है कि सीजर्स हो सकते हैं, झटके लग सकते हैं, इवन के टेम्परेचर के रद्दोबदल से भी ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो समझने की हैं। डायग्नोस्टिक अच्छा हो तो, और डॉक्टर अच्छे तौर पे डायग्नोस जब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। आपको बताती चलूँ, साइकाट्रिक क्लिनिक्स जो हैं उनसे 10 से 20% केसेस जो उनसे आते हैं, उनके पास आते हैं, तो वो इसी टाइप के होते हैं जो हिस्टेरिकल होते हैं, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर के होते हैं, और उनकी वाज़ेह कोई डिजीज़ नहीं होती और ये प्रॉब्लम चल रही होती है। तो डॉक्टर महविश, इस हवाले से बताइएगा कि होम्योपैथी इस हवाले से क्या कहती है? क्या वाकई ही इसका इलाज मौजूद है होम्योपैथी में? यस मैम, होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा रोल प्ले है। एक वन टाइम, काफी टाइम हो गया, एक पेशेंट मेरे पास आई थी। उनको जो उनके घर उनके जो फैमिली वाले थे वो चाह रहे थे कि उनका बेटा हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड उनकी बेटी हो गई। अब ये मसलियतन तो अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। वो फीमेल को एक दुख हुआ, इतनी सैडनेस हुई कि वो हिस्टेरिकल पेशेंट बनना शुरू हो गई। अब उसको क्या हुआ कि मेंसेस उसके सप्रेस्ड हो गए। वो इतनी जैसे खौफ में थी, जैसे इतनी सैडनेस, सदमे में थी वो। एक्चुअल वर्ड सदमा यहाँ पे सुटेबल होगा। सदमे में थी कि उसको मेंसेस स्टॉप हो गए। अब वो पेशेंट क्या करती थी कि वो गांव की फीमेल थी पूरी ना,
तो वो क्या करती थी, मगरिब का टाइम जैसे ही होता था वो नंगे पांव खेतों में भागती थी। अब सारे गांव वाले कहने लगे कि जैसे मिस ने अभी बात करी कि इस पे जिन्नात आ गए हैं या इस पे कोई साया हो गया है, हम यहाँ वहां ले जाएं। अब उनके फैमिली और गांव के लोगों में तो पंचायत बैठती है, वहां का सिस्टम ही अलग होता है। वो लोग सब जगह पे लेके गए और उन्होंने उस फीमेल को हर जगह ले गए। अब आपको भी माहौल पता है कि एनवायरनमेंट क्या चल रहा है क्या नहीं, कि वो समझते हैं कि पता नहीं क्या गई। हालांकि अगर हम होम्योपैथी से इसे बात करते हैं और नफ्सियाती बात करते हैं तो क्या होता है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, हेलोसिनेशन होना लग जाती है, वहम का शिकार होने लग जाते हैं, हमें ऐसा फील होने लग जाता है कि कोई चीज हमें पकड़ लेगी, हमारा गला दबा देगी। हिस्टेरिकल पेशेंट में ऐसा होता है कि इसको गले में टॉक्सिटी जब बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो गले में आके गोला फंस जाता है। ज्यादा होने की वजह से, गैस्ट्राइटिस उसको ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे तो हमें फिजिकल डिजीज साइन ऑफ सिम्टम्स आना शुरू होंगे। तो पेशेंट के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन एक कैफियत बनने लग जाती है। फिर जब वो होम्योपैथी के पास आई है तो उसकी ऑल ओवर हिस्ट्री ली गई, कोई उसकी रिपोर्ट्स नहीं करवाई गई, उससे सारे साइन ऑफ सिम्टम्स लिए हैं। 3 से 4 सिटिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट क्योरेबल हो गई। उसको सिंपल होम्योपैथी की जो मेडिसिन दी गई थी, एकोनाइट दी गई थी ताकि उसका ट्रॉमा खत्म हो, इग्नेशिया उसको यूज करवाई गई, और उसको स्टमक का अगर कोई इश्यू था तो उसके साथ उसको चंद हमने कंपाउंड रेमेडी दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 मंथ में पेशेंट क्लियर हो गई। कोई जिन नहीं था, कोई बाबा नहीं था उसके साथ, लेकिन क्या वो बेचारी एक सदमे का शिकार थी पेशेंट। तो अगर हम इस चीज को समझें, इस पैथ पे बिलीव करें, अवेयरनेस इसको दें तो ऐसी नहीं होती। लेकिन क्या है, हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो ये चीजें हकीकत जरूर है, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट उसमें नहीं कर पाते कि ये क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है। हमारा यकीन, हमारा जो बिलीव है वो सिर्फ अल्लाह की जात पे होना चाहिए, और अल्लाह हम सबकी हिफाजत करने वाले हैं। और होम्योपैथी में भी इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा रोल प्ले है। जो अप्लाई करता है उसको फिर बेहतरीन रिजल्ट भी मिलता है। ठीक हो गया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिटेल्ड में और बेहतरीन अंदाज में आपने बताया। और डॉक्टर फ़ाइज़ा, मैं चाहूँगी कि आप बताइए, क्या जैसा अभी हमने बातों में डिस्कस किया और पता चला कि डिप्रेशन भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है, तो क्या हिस्टेरिया जो है वो डिप्रेशन की ही शक्ल है? हम ये नहीं किसी ट्रॉमा में रहते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और ये डिप्रेशन के साथ काफी एसोसिएट करता है। क्योंकि डिप्रेशन, इसमें आपकी जो है बहुत सारी जो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है वो स्वेयर कंडीशन होती है आपकी, जिसमें आपको सुसाइडल थॉट्स भी आ रही होती है, आपको बहुत ज्यादा आपकी एपेटाइट भी चेंज हो जाती है, आपकी स्लीप डिस्टॉर्शंस भी चल रही होती हैं, जिसकी वजह से ये हिस्टेरिया का आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और ये डिप्रेशन के साथ, क्योंकि इधर से स्टार्ट होता है ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, और फिर ये हिस्टेरिया में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको साइन सिम्टम्स आ रहे होते हैं वैसे। तो ये काफी ज्यादा रिलेट करता है, एसोसिएट करता है आप इस पे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हमारी जो नफ्सियाती जो मर्ज हैं, आप जब इसको डील करते हैं एज ए साइकाइट्रिस्ट, तो क्या है कि इसको कैसे डील किया जाता है, कौन सी ट्रीटमेंट आप लेते हैं, ये बताइएगा। सबसे पहले जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है ऐसा, तो हम उसको सबसे पहले उसकी कॉग्निशन पे वर्क करते हैं, कि जब उसकी केस हिस्ट्री लेते हैं, केस हिस्ट्री में जब हमें पता चलता है साइन सिम्टम्स है, उसके बाद डायग्नोजिंग होती है। डायग्नोजिंग के बाद हम थेरेपी जो है, सबसे सूटेबल और बेस्ट थेरेपी होती है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। वो थेरेपी इस तरह की होती है कि उसमें कोई भी इस तरह का इवेंट है जो जिसने आपके बिहेवियर को चेंज किया है, आपकी थिंकिंग को चेंज किया है। अगर आपकी थिंकिंग डिस्टर्ब है, ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। फिर हम उसकी वजह से उनकी जो कॉग्निशन है उनको चेंज करना शुरू करते हैं। एक्चुअली में ना ये बहुत ज्यादा इरेशनल सोचते हैं। हिस्टेरिया में कोई भी थिंकिंग आपकी काफी ज्यादा इरेशनल थिंकिंग बनना शुरू हो जाती है। उसको रेशनल बनाने के लिए फिर आप जो है उस पर्सन की कोग्निशन को ठीक करते हैं। जब उसकी कोग्निशन ठीक होती है, टॉक थेरेपीज के थ्रू, कुछ मेडिटेशन होती हैं, मेडिटेशन के थ्रू, बहुत सारी डीप ब्रीदिंग के थ्रू, या अगर हम पीएमआर होता है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, हम नेचुरली प्रोसेस के साथ इसको ठीक करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रीट होना शुरू हो जाता है।
तो प्रॉपर जब हम उसको थेरेपी के थ्रू ठीक करते हैं तो वो उस पर्सन की कोग्निशन सबसे पहले बेहतर होती है। कोग्निशन जब बेहतर होती है ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है। जब पॉजिटिव सोचता है तो उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है और वो उन चीजों से निकलना शुरू कर देता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम इस्लामिकली बात करें तो अगर आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वहां जो आपको थेरेपी जो है 1 वीक या 2 वीक तक आपको ट्रीट करती है। तो अगर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई भी इंक्लूड थेरेपी, आपकी मेडिकल थेरेपीज और स्पिरिचुअल कनेक्शन के कॉम्बिनेशन से बात करो तो आपको 1 वीक या 2 वीक ज्यादा से ज्यादा लगते हैं। अगर आपको इस सिचुएशन में अगर आप मुब्तला है तो आपको ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप जल्दी इस चीज से क्योर कर लो। तो ये एक होती है। और जो ट्रीटेबल थेरेपी, जो बेस्ट थेरेपी है कोई भी, तो आप कोशिश करें कि आप कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू ठीक करें। जी, बहुत बेहतरीन सीबीटी के हवाले से आपने बताया कि बहुत ही बेहतरीन किस्म की थेरेपी है और इसके हवाले से मेडिटेशन, नाज़रीन मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मेडिटेशन या मुराकबा जिसे कहा जाता है, इसके अलावा डीप ब्रीदिंग जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स देती है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करती है, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको प्रमोट करती है। और इस तरह से क्या होता है कि ये जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है या मेंटली डिसऑर्डर किस्म की कंडीशन पैदा होती हैं और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो वो उसकी वजह से सेटल डाउन हो जाते हैं। और इसी तरह से काउंसलिंग वो बहुत ही बेहतरीन किस्म की चीज़ है जिसको सबसे पहले फोकस करना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर महविश हमसे बात कर रही थी और उन्होंने बताया कि क्या होता है कि आजकल हम एक दूसरे को सुनते नहीं हैं और इंटरेक्शन जो है उसकी कमी ये वजह बन रही है और इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम सामने आते हैं। मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और मैं चाहूँगी कि इस हवाले से बताएं, क्या खुराक का भी कोई अमल दखल है इस सिलसिले में डॉक्टर महविश कि हिस्टेरिया का पेशेंट या कन्वर्जन डिसऑर्डर का जो पेशेंट होता है, इसको कौन सी हम ग़िज़ा जो है इसको इंडिकेट करें कि आप ये खाएं, इसको डायरेक्ट करें और ये चीज़ कहें कि ना खाएं तो बेहतरी हो सके? मैम, इसमें अगर हम डाइट की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर ये पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हमने ये नोट डाउन करना है कि पेशेंट की एज क्या है, क्योंकि ये हिस्टेरिकल पेशेंट, ये बच्चे भी हो सकते हैं, ये यंग एज के किसी भी एज के पर्सन हो सकते हैं। फिर हम उनकी फिजिकल वर्किंग पूछेंगे, उनका रूटीन पूछेंगे कि उनकी वर्किंग क्या है, उसी के हिसाब से उनका शेड्यूल सारा जान के फिर हम ये देखेंगे कि अपनी डाइट में लेते क्या है इस अच्छा पेशेंट को, डॉक्टर कहीं कोई महविश, वो कोई ऐसा अल्कोहल या कोई डॉक्टर इस्तेमाल। महविश टाइम थोड़ा शॉर्ट है, यस, मैं चाहूँगी आप पर्टिकुलरली वो यस यानी ग़िज़ा का ज़िक्र कर दें ताकि हमारे नाज़रीन के लिए फ़ायदेमंद हो सके। मैम, इसमें हम लाइट डाइट यूज करवाएंगे क्योंकि मे बी पॉसिबल कि इनको फिजिकल चेंजेस होने की वजह से किसी ना किसी मर्ज में ये मुब्तला होंगे, तो वो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं उसी के बिहार पे हम इनको होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो रिकमेंड सकते हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन यहाँ आपको बताती चलूँ कि कैमोमाइल टी जो है वो बहुत फ़ायदा देती है ऐसे पेशेंट्स को। इसी तरह से मैग्नीशियम वाली खुराक जिसमें पालक है, खजूर है, ये अगर शामिल रखेंगे तो इससे फ़ायदा होता है। और खुश्क मेवाजात नट्स का कुछ हिस्सा जिनमें मैग्नीशियम की ज़्यादा मिकदार जो है वो बादाम में होती है और ये दिए जाएँ तो बेहतरी आती है। इसी तरह कैफ़ीन और चाय से रोक देना बेहतर होता है। तो यहाँ हम अपने प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर फ़ायज़ा आप कोई मैसेज देना चाहें कन्वर्जन डिसऑर्डर के हवाले से? मैं ये मैसेज दूंगी कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि जब आपके आसपास कोई ऐसी ट्रॉमेटिक या आपकी स्ट्रेसफुल कोई इन्वायरमेंट है तो आप कोशिश करें कि आप उससे बचें। अगर आपसे कुछ चीजें टॉलरेट नहीं हो रही तो आप, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको थेरेपी की जरूरत है तो आप जरूर थेरेपी की तरफ जाएं। ये चीज ना देखें कि हमारी सोसाइटी में हम लेबलाइज्ड हो जाएंगे, हमारे ऊपर कोई टैग लग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं जिन केसेस को डील करती हूँ उनमें हर पर्सन जो होता है यही चीज कह रहे होते हैं कि हम अपनी फैमिली से छुप के आए हैं या हम जो है दूसरों को नहीं बता रहे, हम बिल्कुल इस वजह से हैं कि, और प्रॉपर जो है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल, आज जो मेरे पास एक पेशेंट है वो 5 साल के बाद उनको इस चीज का आइडिया हुआ कि उनको एक थेरेपी की जरूरत है। तो इसलिए ये कोशिश करें कि जब आपको महसूस हो कि आपको थेरेपिस्ट की जरूरत है तो आप जरूर थेरेपी की तरफ जाए।
बहुत ही उसमें बेहतरीन, डिले ना करें। बहुत बेहतरीन। और नाज़रीन, यानी आपका ज़हन इस चीज़ को कबूल जितना जल्दी कर ले कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, उतना ही बेटर होता है। मेंटल टाइप की जितनी भी कंडीशंस होती हैं, उसमें जितने भी इस किस्म के डिसऑर्डर होते हैं जो नफ्सियाती होते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।